नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट पे आज बात होगी योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। दरअसल सूत्रों की माने तो रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और रालोद के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन में राज्यपाल से 20 मिनट तक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की है। सूत्रों की माने तो राज्यपाल को मंत्रियों के लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें 5 चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत बीजेपी में शामिल हुए सभी सहयोगी दलों को अब संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। माना जा रहा है कि रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में राजभर और दारा सिंह को कैबिनेट मंत्री और वहीं आरएलडी से एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही और चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले साल जुलाई महीने में सपा का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे और इसके बाद से वो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। खुद कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की डेट और समय का ऐलान कर चुके हैं। अब 7 महीने के इंतजार के बाद वो कर रहे हैं और उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी नहीं है, ये बात कह रहे हैं। इन सभी तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ओपी राजभर का बयान सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है जो अभी जो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने 2 महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में था, आपने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं या आरएलडी है, उनको भी मौका मिलने वाला है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज हो चली हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई बड़ी बैठक के बाद जहां लगभग प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगना तय है, वहीं जल्द ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी होना तय है। आपको बता दें कि चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, दारा सिंह चौहान और या फिर आरएलडी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई है, इन सब को कैबिनेट एक्सपेंशन में बड़ी जगह मिल सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी समीकरणों के आधार पर कैबिनेट में जगह देगी, जिससे सोशल इंजीनियरिंग के उस फॉर्मूले के चलते एक बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में वोट बैंक के आधार पर मिल पाए। देखना होगा कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर चल रही अटकलें कब तक वजूद में आती हैं। उम्मीद की जा रही है अगले 2 से 3 दिन में कैबिनेट एक्सपेंशन होता उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो टीम योगी का विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले यह विस्तार कई अहम मायने रखता है कि अब जाति समीकरण को साधना हो या अन्य लोगों को साधना हो। यह एक अहम बात इसलिए हो जाता है कि अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर सपा को छोड़कर जब आए, एनडीए में शामिल हुए, इससे पहले वो कह रहे थे, कई बार मंत्री पद को लेकर चर्चा भी की है, बैठक भी की है, बातचीत भी की है, लेकिन आज जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन हो सकता है कि राजनीति के चश्मे से देखा जाए इसके कई और सियासी मायने निकल सकते हैं, हो सकता है। वहीं दारा सिंह की अगर बात करें तो दारा सिंह को भी मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल किया जा सकता है। वहीं आरएलडी की बात करें यानी जयंत चौधरी के अगर बात करें तो उनकी पार्टी के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कहीं न कहीं बीजेपी की अगर बात किया जाए तो बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उसको लेकर साधने की पूरी कोशिश है। यानी 80 के 80 जगह पर कमल खिलाने की ये कोशिश कवायद है, लेकिन उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार, इसके कई सारे सियासी मायने होंगे। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। निकिता सरीन लखनऊ से मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। और अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निकिता मैं आपसे करना चाहता हूं कि देखिए,
ओम प्रकाश राजभर का भी हमने एक बयान सुनवाया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभी वो बोल रहे थे कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। एक तरफ तो मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को, लेकिन ओम प्रकाश का ये बयान कुछ समझ से परे लग रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि राजभर साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनके बयान पर कोई भी हम स्टैंपिंग के तौर पर नहीं ले सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल या कॉन्फिडेंस के तौर पर नहीं ले सकते हैं। वो आज कुछ कहेंगे फिर कल कुछ और कह देंगे। यही एक वजह है कि ये वही राजभर हैं जिन्होंने कल ये कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में इनको अहम जगह मिलेगी, इनको मंत्री बनाया जाएगा, और आज जब इनसे बातचीत हो रही है तो ये ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है। खैर, अब बात है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो कल जिस तरीके से एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है दिल्ली में, और उसके बाद जिस तरीके से लखनऊ आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात हुई है, तो अब ये कहा जा रहा है कि संडे तक जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो जाएगा। कल कहीं ना कहीं होना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री कल और राज्यपाल, मुख्यमंत्री कल गोरखपुर है और राज्यपाल भी लखनऊ में नहीं है, और ये दो अहम लोग जब नहीं है तो मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ा सा खिसक सकता है आगे। दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगी आपको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 74 सीट्स अपने पास रख करके 6 सीटें सहयोगी दलों को देना चाह रही है, और इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें भी जो नाम है 5 वो सामने आ रहे हैं, जिसमें राजभर का नाम भी हो सकता है, साथ ही दारा सिंह चौहान है, आरएलडी के एक विधायक है, आकाश सक्सेना का भी नाम आ रहा है, रामपुर से विधायक है। तो फिलहाल ये नाम फाइनलाइज होने की पूरी कहीं ना कहीं इनकी जो क्यास है वो लगाया जा सकता है। साथ ही आपको अहम जानकारी एक ये भी दूंगी कि टिकट कटने की बात को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जल्दी जाहिर कर लीक आउट करने जा रही है और एक ही हफ्ते में फिलहाल जो पूरी लिस्ट है वो आ जाएगी, और उसमें जो उम्रदराज और साथ ही खराब परफॉर्मेंस वाले सांसद हैं उनका टिकट कट सकता है। जिसमें जो नाम सबसे आगे आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, एक रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, और साथ ही मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम भी चल रहा है। तो ऐसे में अब वीवीआईपी सीट की बात की जाए तो इसमें के विश्वदेव राव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए ओम प्रकाश राजभर की बात, कभी कभी क्या होता है क्लास का जो सबसे होनहार बच्चा होता है, अगर उससे पूछ लिया जाए भैया तुम फर्स्ट आने वाले हो क्या, तो कहेगा मुझे तो कोई पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं। उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर आज जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, दरअसल ओम प्रकाश राजभर कई बार कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, लेकिन उनके कहने के अनुसार वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा, और ये लंबा खींचता गया। तो कहीं उनको डर है, आशंका कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी खींच जाए। हालांकि इसकी संभावना बहुत शून्य है, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि विस्तार होने जा रहा है, उसमें वो मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। बावजूद इसके जो है एक अपनी गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल जो उठता है मंत्रिमंडल विस्तार का, निसंदेह जो है 2024 से पहले, जैसा कि आपने कहा कि जातिगत समीकरण साधने के अलावा जो है 13 जो सीटें विधान परिषद की है उसका भी चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर उसके पहले जो है अगर इसको मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो नाराजगी जो है बढ़ सकती है। और आपने देखा भी कि जो है राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से ओम प्रकाश राजभर के भी हल्के फुल्के जो है बोल टोन बदलते हुए नजर आए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, चूंकि अब सीट बंटवारा का लोकसभा का चल रहा है और घोषी माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, हालांकि वो तो गाजीपुर भी मांग रहे थे, लेकिन बात जो है वो घोषी पर बनती हुई दिख रही है। अब चूंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर एक बड़े फैक्टर तो है ही है। आपने देखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके विरोध जब सपा में चले गए तो गाजीपुर में, आजमगढ़ में और मऊ में केवल एक सीट भाजपा को मिली, बाकी ये सफाया भाजपा का हो गया था। और 2017 में भी आपने देखा कि लगभग 22 सीटों पर वो फायदा दिलाने में कामयाब हुए। तो वो निसंदेह जो है ओम प्रकाश राजभर को साधने के साथ साथ जो है दारा सिंह चौहान, जिस बिरादरी, लोनिया चौहान बिरादरी से आते हैं, पूर्वांचल में है। अभी आपने देखा कि संगीता बलवंत को, जो कि पूर्वांचल में मलाह बिंद जो काफी मात्रा में है, उनको भी राज्यसभा में संगीता बलवंत को भेज करके भाजपा ने साधने की कोशिश की है। तो निसंदेह जो है पूरी कवायद जो है मंत्रिमंडल विस्तार का जो है जाति समीकरण को साधने। एक छोटा सा जवाब और मैं अरविंद जी आपसे लेना चाहूंगा। अभी क्रॉस वोटिंग 2 विधायक ओम प्रकाश राजभर के कर गए और एक जो है जेल में बंद है, क्या इसकी वजह से भी कहीं थोड़ी जो मनोदशा है वो राजभर की कहीं डाउन तो नहीं है? अब बिल्कुल स्वाभाविक रूप से राजभर जी वही नहीं, वो तो है ही है। साथ ही घोषी में जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई है, तो एक जो बड़बोलापन जो है ओम प्रकाश राजभर का था, उन पर कहीं ना कहीं स्वतः जो है
आपने देखा कि नक्के लगता हुआ दिखा। हाँ। तो अब ओम प्रकाश राजभर की हैसियत तो अब उस तरह की नहीं रही जैसा कि वो पहले जो है एलानिया जंग किया करते थे। लेकिन हाँ, फैक्टर तो है ही है कि पूर्वांचल में जो है करीब 5 दर्जन सीटों पर राजभर है, उनकी अच्छी जमात है, 20,000 से लेकर करीब 55,000 तक उनकी आबादी है। तो स्वाभाविक रूप से वो चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव मतदान को तो प्रभावित करेंगे ही। हाँ। तो उसके बूते जो है ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी जो है पूरी तरह शिद्दत के साथ वो बनाए रखना हुआ चाहते हैं। और साथ ही साथ जो है जिस तरह से वो बार बार कहते भी हैं कि भाई देखिए, चाहे मसला जाति जनगणना का हो, चाहे पिछड़ों के हिस्सेदारी की बात हो, उस पर वो पूरा स्टैंड लेते हुए दिखते हैं। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वह कदापि नहीं चाहेगी कि जो उनके सहयोगी दल है उनके नाराजगी हो। हाँ। वह उन परिस्थितियों में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, तो ये जो मंत्रिमंडल विस्तार जो है कई रणनीतिक जो है चलिए, ठीक है। निहितार्थों को समेटते हुए। जी के विश्वदेव राव साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को जो रविवार को होने वाला है, आप कैसे देखते हैं? सभी सियासी गणित को जो साधने की बीजेपी पहले ये कोशिश कर रही है 2024 के इस लोकसभा चुनाव से पहले, आप क्या समझ पा रहे हैं? सौरभ भाई, टारगेट 80 है हम्म। जो भाजपा दे चुकी है। ये टारगेट 80 की कार्यशैली के तहत ही ये कार्य किया जा रहा है। जो कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, जो बहुत समय से चल रही थी, करीबन 6 महीने चल रही थी, ओम प्रकाश राजभर जब से आए हैं वापस समाजवादी पार्टी छोड़ के, तो ये क्योंकि उनकी वजह से करीबन 6 सीटों पे पूर्वांचल की बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पिछले 2 चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो भाजपा के साथ जब लड़े थे, और या विधानसभा चुनाव हो समाजवादी पार्टी वाला, तब भी हम देख चुके हैं क्या क्या फर्क पड़ा है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर की बात अगर करें तो उसने, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, कि उन्होंने धमकी भी दी थी कि होली के पहले मंत्रिमंडल में मिल जाए वरना मैं होली नहीं खेलूंगा। इस तरह की बयानबाजी हुई थी। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैबिनेट विस्तार के कितने उत्सुक थे कैबिनेट में आने के। और ये पहली बार नहीं है, 2017 के चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में ये मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से इनको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विवाद हुआ था, उस वजह से इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बिल्कुल। चलिए सत्येज, ठीक है, सत्येज जी, आपका क्या विश्लेषण है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, अभी वर्तमान में आप देखें तो 1-2 महीने के अंदर में आपके लोकसभा के 80 सीटों पे यूपी में चुनाव होने वाले हैं, और साथ ही साथ में विधान परिषद की 13 सीटों पर भी आप देखें अभी चुनाव होने ही वाले हैं। तो ऐसे में क्या है कि भाजपा के अपने जो भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो ओपी राजभर जी की हो, चाहे एमएचसी हो, चाहे आपका ये आरएलडी यहाँ पर आई हो, चाहे अन्य लोग भी हों, और साथ ही साथ इसके अंदर में ये भी आप देखेंगे जो भाजपा के पुराने जो सीनियर लीडरशिप रही है, लीडर्स रहे हैं, जिनको अभी बीच में समय में आपको वहाँ पे कोई अच्छा पोजीशन नहीं मिल पाया है, तो उनको भी अपने साथ में जोड़ के और उनको साधने का भी प्रयास यहाँ पे होना है। तो अगर आप पूरी तरह से देखें तो करीबन 8 वैकेंसीज हैं कैबिनेट में, 8 मंत्रियों के लिए अभी स्पेस अवेलेबल है, और इसमें करीबन जो 5 से 6 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जितनी भी हैं, जैसे अभी मैं चर्चा में देख रहा था, और जो अभी के सुभाषपा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे थे, खासतौर से राजभर साहब, कि वो जल्दी ही मंत्री बनाए जाएंगे। ये उनका लगातार बड़बोलापन रहा है, ये हमेशा से है, और ये कहीं ना कहीं उनकी एंग्जाइटी को भी दिखाता है, उनकी एक लालच को भी दिखाता है कि वो एक सत्ता में आने के बाद में, सत्ता के साथ सहयोग में करने के बाद में भी एक मंत्री का पद तो वो चाहते ही चाहते हैं। ये जो चीज है, और जो उनकी जो बयानबाजियां रही हैं बीच में, उससे कहीं ना कहीं इसका स्टेचर डाउन तो हुआ है, पॉलिटिकली उनका स्टेचर डाउन डेफिनेटली हुआ है, लेकिन फिर भी जो उनका जनाधार है पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में, उस जनाधार को वो कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। ये राजभर साहब भी जानते हैं और भाजपा भी जानती है। बिल्कुल। अगर ये नहीं जानती तो ऑब्वियसली राजभर साहब के साथ उनका ये कोलैबोरेशन नहीं होता, लेकिन उनको क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं और फिर उनकी बात को कहीं ना कहीं खाली चली जा रही है, जो कहते हैं हवाई फायर काइंड ऑफ थिंग, तो वो चीज को वो एक अच्छा संदेश नहीं दे रही है। तो राजभर साहब कहीं नहीं इसको, ठीक है निकिता, अगर ठीक है निकिता, अगर बात कर, देखिए आज शुक्रवार हो गया, रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होना है और बहुत ज्यादा भी वक्त बचा नहीं है, इस तैयारियों को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई क्या आपको?
देखिए, जिस तरीके से आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर से बातचीत की है, भेंट की है, तो अब ये कहा जा सकता है कि तैयारियां जोरों शोरों पर है। और जहां राजभर जी का सवाल है, उनका मैं यही बताना चाहूंगी कि वो जो भेड़िए वाली कहानी सुनी ही होगी सबने कि भेड़िया आ गया, लेकिन जब वापस अब एक्चुअली भेड़िया आ रहा है, जब समय नजदीक है, तो उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जंगल कहाँ है। तो अब इसमें एक तो देखिए बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी राज्यसभा चुनाव हुए हैं, सबको पता है कि लास्ट में 2 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, उनकी तरफ से 2 लोग आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी एक डर राजभर जी के मन में जरूर है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि चर्चाओं में उनका नाम एक्चुअली है, सूत्रों के हवाले से खबर भी है, दारा सिंह चौहान का आरएलडी। हाल ही में देखिए, एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि जो औपचारिक ऐलान होना है, अनाउंसमेंट हो रहा है अलायंस को लेकर के आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का, वो भी हो सकता है आज, क्योंकि लगभग पूरी बातचीत हो गई है। आरएलडी के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके खेमे में है, एनडीए को वोट भी किया है। तो फिलहाल ये भी चर्चाएं तेज है, और साथ ही विस्तार की, कैबिनेट एक्सपेंशन की बातें हैं, इसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर है। और यही एक वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने खुद राज्यपाल से मुलाकात हुई है। इंटरनल डिस्कशंस जो भी हुए हैं वो जल्द के सामने आएंगे। अरविंद जी, हम लोगों ने खूब ओम प्रकाश राजभर के बारे में सभी हमारे पैनलिस्टों ने लगभग बोला, लेकिन दारा सिंह चौहान आरएलडी पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को छोड़कर आप आए, और कहीं न कहीं जयंत चौधरी की ये मंशा रही होगी कि हमारे जो कोई विधायक है या कोई करीबी है जिसको एक मंत्रिमंडल में विस्तार दिया जाए। यानी बीजेपी कहीं न कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश करेगी जयंत चौधरी अपने आप को ठगा सा महसूस न करे। अब बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश को अमूमन कहा जाता है कि जातियों का खौलता हुआ कुंड है, और स्वाभाविक रूप से जातीय अस्मिता को लेकर के जातियों की गोलबंदी का इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दारा चौहान चूंकि कई बार सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, तो अच्छा कई पार्टियों और कई घाटों के पानी भी पिए हैं, तो उनका अपना एक जो है 3-4 जिलों में उनके जाति को लेकर के उसका अपना आग्रह है, और अमूमन जातियां उनके के साथ होने से लामबंद भी होती है। दूसरी तरफ जो आरएलडी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 27% से लेके के आसपास जो है किसी जिले में तो जाट है, लेकिन अगर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब जो है 2.5 दर्जन जिलों में देखिए तो 16-17% तो है ही है। तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो पिछली बार जो आपने देखा कि तकरीबन 15 जाट विधायक जीते थे, जिसमें 8 जो है भाजपा के साथ जीते और 7 जो है सपा के साथ। अब ये भाजपा चाहती है कि इस बार जो है जाट मतों का किसी भी कीमत पर विखंडन न हो, बिखराव न हो। तो स्वाभाविक रूप से जो है आरएलडी ही एक जरिया है जिसके साथ जो है गठबंधन की गांठ को मजबूत करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा जो अभी आदरणीय राव साहब कह रहे थे 80 का जो टारगेट है उसको, उस लक्ष्य को साधा जा सकता है। तो यह तभी संभव होगा जब पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो सहयोगी दल है उनको साथ में गूंथ लिया जाए। दूसरी चीज, एक चीज और है, भाजपा कतई नहीं चाहती है कि जो इंडिया गठबंधन की तरह जो है जो सहयोगी दल है उनको लेकर के सीटों को टकरार जो है सतह पर उफान मारे और जनता में गलत संदेश जाए। इसीलिए पहले जो है वो बातचीत कर करके ही जा करके जो है सीटों का अनाउंस करेंगे, ताकि बाद में विद्रोह की स्थिति या गठबंधन में दुराव की स्थिति पैदा न हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। सौरभ जी, बिल्कुल। राव साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए 80 सीट बीजेपी चाहती है कि पूरे के पूरे ले जाएगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 100% मार्क्स से तो कोई पास होता नहीं है। कहना तो ठीक है, कोई भी सियासी पार्टी ये नहीं कह गया, लेकिन आप क्या देखते हैं बीजेपी के सामने चैलेंज, चुनौतियां? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, वो तो ऐसा नहीं कि पूरा सीट ले जाने देंगी, चुनौतियां भी तो होंगी बहुत सारी। उत्तर प्रदेश तो इतना आसानी से हार मानने वाला प्रदेश है नहीं। सौरभ भाई देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। 2 चीजें, पहली चीज तो ये है कि 80 सीटों का टारगेट दिया गया है, और टारगेट अचीव करने के लिए भाजपा सारी कोशिशें कर रही है, सारे जोड़ तोड़ कर रही है। इसमें निकिता ने बहुत अच्छी बात बोली कि राजभर को अब समझ में नहीं आ रहा है, राजभर जी को, कि क्या किया जाए, कैसे कहा जाए। और दूसरा, अरविंद जी ने एक बहुत सटीक बात कह दी कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति और टिकट जो ना देना हो भाजपा को, तो ये मंत्रिमंडल और एमएलसी इसमें एडजस्ट करके जो इंडिया गठबंधन की तरह विघटन हुआ उस तरह से विघटन ना हो सहयोगियों के साथ। ये अरविंद जी ने बहुत सटीक बात बोली है। भाजपा इसी रणनीति के तहत काम कर रही है। बिल्कुल भाई,
जिनको जैसे निकिता ने बताया कि 80 में से 6 सीटें देने के लिए भाजपा राजी है और सहयोगी दलों से वार्ता इस विषय में हो गई है। तो उसी क्रम में अगर हम लोग आगे देखें तो टारगेट जो बीजेपी का है वो खुद की 75 सीटें का है, 74 से 75 सीटें का टारगेट जो अचीवेबल टारगेट लगता है, क्योंकि पिछली बार जो बसपा के साथ जब लड़ी थी समाजवादी पार्टी तो 10 सीटें बसपा ले गई थी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई थी। और इस बार भी जो अमूमन ग्राउंड रिपोर्ट पर भी हम लोगों को लग रहा है कि 4 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी अच्छी मजबूत टक्कर देगी भाजपा को। तो यही मसौदा बन रहा है कि 70 के ऊपर जो सीटें हैं वो भाजपा टारगेट कर ठीक है सत्येंद्र जी, अभी हम लोगों ने देखा पिछले 2 बार मोदी है तो मुमकिन है, फिर इसके बाद देखा अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब की बार इस बार क्या एक उस कैंपेनिंग को देखते हुए थोड़ा आप एक विश्लेषण कीजिए। देखिए आपकी बात सुनामी। हाँ, जो भाजपा है एक्चुअली देखिए हर बार वो अपना एक टारगेट बहुत आगे बढ़ाती है। टारगेट जितना एस्केलेट करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश भरेंगे। जो आपकी इंडी गठबंधन है आप उसमें देखिए कि वो आपस में अभी तक सहयोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस किस राज्यों में कैसे करेंगे, ये भी बहुत स्पष्ट हुआ नहीं है। हालांकि सपा के साथ थोड़ी सी बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो इसी सारी चीजों की कवायदों में फंसे रह गए। और इनका यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बूथ लेवल पे जाएंगे, बूथ लेवल पे काम करेंगे। जो हमारी हारी हुई सीटें पीछे हमने हारी थी उसमें कितना हम क्यों हार गए थे, उसको कैसे हम साधेंगे। जैसे अभी बात चल रही थी कि जैसे पश्चिमांचल में अगर आप देखें तो पिछली बार में जो अच्छी खासी फाइट वहां पे हुई थी भाजपा और सपा के बीच में, तो जो आरएलडी के सहयोग की वजह से सपा को वहां सीटें मिली थी। जब आरएलडी यहाँ पर आई तो आपने क्या किया, पूरी के पूरे लगभग 15 सीटें आपने वहां पे अपने पास साध ली है। इसी तरह से पूर्वांचल की भी आप साध रहे हैं। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि जो 80 सीटें हैं, और अगर आप ये बात अपने आप बड़ी अच्छी बोली थी कि क्या ये 80 की 80 सीटें निकाले जा सकते हैं, पूरा क्लीन स्वीप हो सकता है, 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पीछे कुछ राज्यों में हमने गुजरात या अन्य जगहों पे देखा भी था कि ये एक प्रकार पूरी क्लीन स्वीप भाजपा ने दी है। तो ये क्लीन स्वीप का इनका एक अलग ही अनुभव है। और उसके लिए जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं के मन में जोश भरना, जब आप टारगेट हाई रखते हैं, जब रनचेज के लिए आप पूरे अपने पिच को तैयार कर देते हैं और आप उसमें बहुत समय पहले से लग जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है। और ये पॉजिटिव मोमेंटम में अभी क्या है कि अभी कोई भी पार्टी को आप देख लीजिए एक्सेप्ट बीजेपी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम वहां पे कितनी सीटें लेके जाएंगे, कितने हम वहां पे लोगों को खड़े करेंगे जो चुनाव जीत सकते हैं। ज्यादातर वो फंस जाते हैं कि हम कितनों की सीटें बांटेंगे जातीय या धार्मिक गठबंधन में, या हम उसमें कैसे उसका चीजों को सेटल करेंगे, इसी पे वो अटक जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर टारगेट क्या है कि कम वोट में कैसे भी करके, चाहे हमें किसी के साथ सहयोग लेना पड़े, चाहे जो भी और चीजें हो जाए, हमें वहां पर अपनी पूरी की पूरी 80 सीटें निकाल के लेके आनी है। और जो भी सहयोगी संगठन है वो अगर हमारे पास डायरेक्टली मंत्रिमंडल में नहीं है तो हम उनको ऑब्वियसली विधान परिषद में भेज सकते हैं, हम राज्य सेवा में भेज सकते हैं, हम कैसे न कहीं उनको अकोमोडेट करेंगे ही करेंगे और वो हमारे साथ बने रहेंगे। बिल्कुल। निकिता मेरा सवाल, ठीक है निकिता मेरा सवाल, और ये आपका फाइनल ही कमेंट होगा कि आप जनता के बीच में जाती होंगी, लोगों से बात करती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है कि बहुत कैमरे के सामने लोग नहीं बोलते हैं कि लगता है कि कोई नाराज हो जाए, लेकिन आपको माहौल पता चलने लगता है कि वास्तव में हवा किस तरफ बह रही है, क्या लगता है? सौरभ, सबसे पहले तो मैं आंसर जरूर करूंगी, लेकिन अब स्लोगन पे क्योंकि चर्चा हो रही थी तो मैं आपको इस बार का स्लोगन भी बता देती हूँ कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी सब मोदी को चुनते हैं। इस बार का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का ये स्लोगन है। और रही बात आम जनता के बीच में रहने की, तो हम लोग आम जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, इस बार भी देखिए दलितों को साधने के लिए, चाहे मैं अल्पसंख्यकों की बात करूं उनको साधने के लिए घर घर तक चलिए ठीक है निकिता, अगर मैं समझ गया आपकी बात, अगर आप हम लोग बोल देंगे तो लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जी अगर कहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अरविंद जी आप नहीं आप लोग परिभाषा बना रखे हैं कि आप लोग समझ ही रहे हैं, कुछ बातें कही नहीं जाती, आप बोलेंगे ज्यादा बेहतर होगा कि क्या माहौल लग रहे हैं। देखिए सौरभ जी, 80 सीटें निकालना हमें भी अभी दूर की कौड़ी लगती है। देखिए जब देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने और उस समय विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं हुआ करता था, तभी उत्तर प्रदेश में 85 सीटें हुआ करती थी। तो 1952 के चुनाव में वो 81 सीट ही जीत पाए थे। इसके बाद जब 57 में चुनाव हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, तो सीटें घट करके जो है 70 पर आ गई। केवल एक बार 1977 में जो है
85 सीटें जो है पूरी की पूरी सीटें उत्तर प्रदेश की विपक्ष जीतने में कामयाब रहा। और बाद में जब 1998 99 में 89 में 89 में जब बीपी सिंह का आंदोलन चला था तब 83 सीटें जीती बिल्कुल। थी। आज की तारीख में देखिए, मुझे जहां मैनपुरी है, रायबरेली है, आजमगढ़ है, 1-2 सीट और है जहां मुझे अभी भी बहुत कश्मकश लगता है और इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। हाँ, 75 के आसपास मैं मान करके चल रहा हूं। सौरभ जी। बिल्कुल। चलिए सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, के विश्वदेव राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निकिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज योगी टीम के विस्तार को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की। एक तरफ टीम का विस्तार होगा, उधर टारगेट जो है वो 2024 का चुनाव है, सभी को साधने की जरूरत है क्योंकि टारगेट 80 जो है उत्तर प्रदेश में फिट किया गया है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।